वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा था? कॉपी निकालिए, बहुत हो चुकी मस्ती। बीत गया 14 और 15 अगस्त, आज है 17 अगस्त। ठीक है ना? 16 को मैंने छुट्टी कर दिया, खूब ऐश किया। चलो ठीक है, आइए हम बात करते हैं आज एक क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन हमने दिया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर जाकर देखें। स्ट्रेट लाइन मोशन 02, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 02 देखिए, उसमें एक लास्ट में क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों का कहना है क्वेश्चन नहीं लग रहा है, बहुत टफ क्वेश्चन है सर, बहुत आसान है। आइए देखते हैं। एक सरफेस पर कोई बॉल रखी हुई है, यही क्वेश्चन था। जो पहली बार देख रहे हैं वो भी देखें कि यही क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया गया है। एक सरफेस था, एक बॉल था, जो एक सरफेस पर, टेबल पर या कहीं भी ऐसी जगह पर ये रखा हुआ है। उसको क्या किया गया, इस पर एक पॉइंट ऊपर है P और नीचे है कोई पॉइंट Q। कहा जा रहा है कि इसका रेडियस कितना है R। मान लीजिए इस सर्कल का रेडियस कितना है R, और इसको एक बार रोटेट करा दिया जा रहा है ऐसे। जैसे मान लीजिए थंब है, थंब वाला पोर्शन ऐसा रोटेट किया जा रहा है कि ऐसे घूम करके थंब वाला पोर्शन ऊपर और ये फिंगर जो है वो नीचे आ गई। मतलब ये ऐसे आधा चक्कर घूम गया ऐसे। ये देखिए मार्कर वाला हाथ नीचे है और ये घूमा कैसे, ऐसे। जब घूमेगा तो यहां आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, बॉल को रोल करिए तो कुछ जगह बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यहां से घूमेगा ऐसे ऐसे, यहां पहुंच जाएगा। वही कंडीशन इसके साथ हो रहा है। ये बॉल धीरे से घूम करके ये P पॉइंट नीचे और Q पॉइंट ऊपर चला रहा है। इमेजिन करिए कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है। सर्कल बहुत झक्कास बना हुआ है, ओवल जैसा। आप परेशान कतई ना हो, सब बनाने का सफल प्रयास कर रहा हूं, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बॉल ये बन गया। मान लीजिए नया पोजीशन जो है बॉल का वो ये है। इमेजिन करिए पॉइंट P नीचे चला आया और पॉइंट Q ऊपर चला गया। पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट Q। पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट Q। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी विस्थापन कहलाती है। सबसे छोटी दूरी क्या हो सकती है? चेक करता हूं। अच्छा एक चीज बताइएगा, ये रेडियस है R, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये R है और ये भी R है, तो ये कितना हो जाएगा? 2R। बहुत गलत तो नहीं बोल रहा हूं? एक बार बताइएगा, क्या इस Q से इस पॉइंट P के बीच की दूरी आप बता सकते हैं हमको? भाई साहब ये तभी फाइंड होगा। और मैं बता दूं, ये जो Q से Q का डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। ये Q को Q डैश यहां मानिए, इसको P डैश मान लीजिए, नया पोजीशन है ना, तो P डैश Q डैश मानिए। जो P डैश और Q डैश है, Q का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो Q से Q डैश पर पहुंच गया। ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। इस डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करेंगे? कैसे निकलेगा? क्या आपने सोचा कभी? ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि यहां 90 डिग्री बनेगा। ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए ठीक है, मुझे तो एक चीज मिल गया कि परपेंडिकुलर कितना है, 2R है, पर बेस तो मालूम नहीं है और ना ही हाइपोटेन्यूज मालूम है। अब मने कर्ण नहीं मालूम है, आधार भी नहीं मालूम है। तो हमको क्या करना है? कर्ण और आधार, मतलब हमको चाहिए कर्ण। एक्चुअली हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण ही तो होता है, जानते हैं ना? तो तो कर्ण हमको पता करना है, और बेस भी नहीं मालूम है, आधार भी। जब तक आधार, दो चीजें, जब तक परपेंडिकुलर लंब और आधार नहीं मालूम होगा तब तक कर्ण आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? तो आधार का क्या करें, कैसे मिलेगा आधार, कोई बता सकता है क्या? हाँ बोलिए 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 भाई। हाँ, पाई आर कैसे आपको पता चला पाई आर होगा? हाँ, हाँ, मतलब आपके कहने का है कि बॉल की परिधि थी एक्चुअली सर 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर घूमा एक्चुअली आधा है, तो इसलिए 2 पाई आर बाई 2 होगा। आपके रिगार्डिंग ये होगा पाई आर। बहुत सही, जो व्यक्ति यही समझ गया उसका क्वेश्चन लग गया। जो इस बात को समझ पाया होगा उसका क्वेश्चन लग गया था, कल ही लग गया होगा। आइए सिट डाउन, गुड, वेरी गुड। भाई साहब ये एक्चुअली सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस, यही चीज तो घूमा होगा। बॉल जब घूमेगा तो इधर देखिएगा, बॉल जब घूमा होगा तो घूमते समय वो आधा, मतलब ऐसा था, तो ये घूम के ऐसे आया, इसका मतलब इतना पोर्शन सिर्फ कवर किया, वो पूरा 2 पाई आर कहां चला, वो सिर्फ 2 पाई आर का आधा चला। 2
पाई आर बाई 2 चला, सिर्फ इतना पोर्शन वो चला, इतना पोर्शन जमीन पर टच होता आएगा, तभी ये पॉइंट ऊपर पहुंचेगा। ऐसे घूमा, ऐसे घूमते 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 ये आया, इसका मतलब ये पोर्शन, आधा पोर्शन जमीन पर टच करते हुए आया, इसका मतलब यहां पहुंचने में 2 पाई आर बाई 2, यानी ये डिस्टेंस कितना है, पाई और आर। अब समझ में आ गया? अब समझ में आया? क्वेश्चन लग गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मालूम है कितना, 2r, 2r का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है, पाई r का होल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं सर 4r स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं पाई स्क्वायर r स्क्वायर, बहुत गलत तो नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूं तो आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4, बहुत गलत तो नहीं हुआ। यहां है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 4, सही है। अगर थोड़ी सी बात करें, क्या आर स्क्वायर आर इंटू आर के फॉर्म में होगा, क्या ये रूट के बाहर आ सकता है, बिंदास बाहर आएगा, आर बाहर आएगा, अंडर रूट में बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 4। ये डिस्टेंस कितना होगा, आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। है खूबसूरत क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग सिर्फ लगाना था। अच्छा, क्या ये बहुत टफ था? क्या आपने पाइथागोरस 6 या 7th 8th किसी क्लास में नहीं पढ़ लिया था? इसमें था कुछ दम, बस सिर्फ अपने दिमाग का यूज करने का देर था, और आपने यूज किया, आपका आंसर आया। क्या आपका यही आंसर आया है शिवानी जी, पक्का? थैंक यू, नोट करें। हो गया, इरेज करें। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं आपसे, अगला पॉइंट हमारा है एसिलरेशन। क्या है, त्वरण। त्वरण आप बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, कोई बता सकता है एसिलरेशन? कोई बच्चा? एसिलरेशन को हिंदी में त्वरण और इंग्लिश में एसिलरेशन कहते हैं, त्वरण। कोई बच्चा बता सकता है? हेलो, बताओगी? कोई नहीं, धन्यवाद। मधु बता रही है क्या? कोई बात नहीं, चलो मधु बोलो। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, बहुत सही बात कहा आपने। इसको कहते हैं, सिट डाउन प्लीज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा चलो छोड़ो, नहीं समझ में आया। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, नहीं समझ में आया। हमने इसका मात्रक पढ़ा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पढ़ा था। अच्छा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं मीटर अपान सेकेंड? इसलिए लिख सकता हूं, देखो इधर बाई 1 कर दूंगा, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा, करके दिखा दूं, m बाई एस इंटू ये जो है वो रेसिप्रोकल हो 1 बाई एस, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? बिंदास लिख सकते हैं। इसका मतलब एक चीज समझ में आया होगा, यहां से देखो ये लिखा है मीटर पर सेकेंड अपार सेकेंड, इसका मतलब मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? वेग की। किसकी? वेग की। वेग पर सेकेंड, वेग पर सेकेंड मतलब वेग परिवर्तित हो रहा है, उसकी दर पर सेकेंड, एक एक सेकेंड में वेलोसिटी उसकी कितना चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं हम वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण बोलते हैं। एक बार समझो, समझाने का प्रयास करता हूं। मैं कोई गाड़ी चला रहा था जिसकी स्पीड अभी तक थी 4 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड बीत गया, जब एक सेकेंड के बाद, टाइम की बात कर रहा हूं, एक सेकेंड जब बीता तो उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड और बीता, उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड और बीता, उसकी वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब जानते हैं क्या हुआ? एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रही है। अभी तक देखिए 4 थी, एक सेकंड के बाद 5 हुई, एक सेकंड के बाद 6, एक सेकंड के बाद 7, एक सेकंड के बाद 8 होगी। इसकी मतलब क्या कह रहा है कि हर एक सेकंड में उसके वेग में जो चेंज आ रहा है वो कितना है? 1 मीटर पर सेकंड। मतलब उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में परिवर्तित हो रहा है। दिस इज नोन एज त्वरण, एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। बात समझ आया? मतलब वेग लिखना चाहे तो लिख लें, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जल्दी लिखिए, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हो गया वेग परिवर्तन। अगर मैं बोलूं तो हमने लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, जहां v क्या था, अंतिम वेग, v क्या था, अंतिम वेग, u क्या था, प्रारंभिक वेग, याद आ रहा है आपको, प्रारंभिक वेग, और t क्या था, समय। यहां जब हम थोड़ा सा और बड़े हो गए हैं, अब हम लोग बड़े हो गए हैं ना, तो जब हम बड़े हो गए हैं तो यहां वेग जो परिवर्तित हो रहा है उसको v माइनस यू के फॉर्म में नहीं, a इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t। यह एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, बार बार देखिए एरो लगा है, इसका मतलब यह एक सदिश राशि है। देखिए यह एक सदिश राशि है, हो गया, यह एक सदिश राशि है, नोट भी हो गया। अब हम ये जानते हैं कि यह दो प्रकार का होता है, या तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन और या फिर निगेटिव ए। कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव, ये मैं क्लास 9th और 10th की बात कर रहा हूं, मैं क्लास 9th की बात अभी तक कर रहा हूं, अभी मैं बहुत बड़े तक बस सिर्फ यही सिंबल बताया जो मैंने यहां पढ़ा है। पॉजिटिव ए कब होता है, जब हमारा वेग बढ़ता है, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वेलोसिटी आपकी धीमे होती है, मतलब रुकी होती है, धीरे धीरे आप एक्सीलरेटर लिए, गियर लगाए, छोड़े, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, आपने देखा सुई जो है आपका कांटा या मीटर जो है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, 40 km/h, 60 km/h, 70 km, 100 km, 20 km, 500 km। कुछ लोग तो प्रसन्न हो गए, सर आप मेरे दिल की बात कर दिए, पर झूठ बोल रहा हूं मैं, 500 पे नहीं चलती गाड़ी, पागल कहीं का। इतने खुश हो जा रहे बच्चे कि मेरे दिल की बात आपने कर दी है, 500 चलती नहीं है ना। तो हमने क्या देखा, जब वेलोसिटी बढ़ती है, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, और जब ब्रेकर, आपने देखा रोड पर, आपने थोड़ी दूर में देखा ब्रेकर है, आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, वेलोसिटी आपकी थी एक्चुअली 60 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड मान लो, 40 मीटर से क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। जब आप कूदे तो ऐसे हुआ, जब धीरे से आप जंप कर रहे हैं उस समय वेलोसिटी आपकी घट जा रही है। जब भी आपकी वेलोसिटी घट जा रही है तो एक्सीलरेशन क्या हो जा रहा है, निगेटिव। जब भी एक्सीलरेशन क्या हो जा रहा है, निगेटिव, उसको हम बोलते हैं डिसीलरेशन। क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम डिसीलरेशन के ही नाम से जानते हैं। ये आप क्लास 9 तक की बात हुई थी। अब हम बात करेंगे क्लास 11th के लेक्चर में आएगा हमारा, दो टाइप का मोशन एक्सीलरेशन होता है, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वो था, अभी आपने देखा था कि यहां 4 मीटर पर सेकंड से गाड़ी कोई चल रही थी, थोड़ी देर बाद इसकी 5 मीटर पर सेकंड हो गई, 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड फिर से बीता 6 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड फिर से बीता 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इसकी हो गई। ये क्या है, यूनिफॉर्म। देखिए आप 1 सेकंड में 1 ही मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, फिर से 1 सेकंड बढ़ा, फिर से 1 मीटर पर सेकंड, फिर से 1 सेकंड और टाइम हुआ, फिर से 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब आप कभी कभी गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे करते हैं, जो नए युवक के बच्चे हैं वो मतलब किसी को देखे ट्रैफिक ज्यादा है तब तक बहुत तेज चलने लगे, 60 के बराबर हो गए, और थोड़ा सा आगे बढ़े, जब उनको डर लगा कि ऐसा ना हो गिर गए तो शरीर में 206 के बजाय 2006 हड्डियां हो जाएं, तो उनकी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली घट जाती है। क्या सही है, बोले ईमानदारी से झूठ मत बोलिएगा कि क्या ऐसा होता है, मतलब हम फैशन में कभी कभी हमको याद चलते रहते हैं बहुत तेज, उसके बाद हमको जैसे याद आता है एक एक्सीडेंट मैंने वहां देखा था, उसका तो बहुत बुरा हाल हो गया था, गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, एक्सीलरेशन ऐसे के बजाय उल्टा चलने लगता है, और हमारी गाड़ी की स्पीड 30 km/h पे जाकर रुक जाती है। कुछ दूर तक चलते हैं, फिर जब भूल जाते हैं तो फिर स्पीड कान दबा देते हैं। जब उस टाइप का जो मूवमेंट होता है, जब सडनली आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज, 1 सेकंड में अभी तक 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी में चेंज आ रहा था स्पीड में, अभी क्या हुआ, हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। एक बार 10 मीटर पर सेकंड आया, फिर जब गाड़ी स्लो हुई तो 2 मीटर पर सेकंड के रेट से घट गया, फिर 5 मीटर पर सेकंड के बढ़ गया, उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो पहला ये चीज लिख चुके हैं आप ना, लिख लीजिए। त्वरण दो प्रकार का होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन की। किसकी बात करते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, औसत त्वरण। अच्छा, देखने से नहीं लग रहा है, औसत त्वरण मतलब कुल वेग परिवर्तित हुआ हो कितने समय में, कुल समय में 10 मिनट में पूरा परिवर्तन हो गया जो वेग परिवर्तन होना था।
10 सेकंड में वेग परिवर्तन हो गया जो होना था। समय कितना लगा? 10 सेकंड। वेग परिवर्तन कितना हुआ? 40 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड, जो भी हुआ हो, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? एवरेज एक्सीलरेशन। बात समझ आया ना? एवरेज एक्सीलरेशन को ए बार लिखते हैं, सॉरी एरो तो होता ही है लेकिन बार लगा होता है, बार एरो नहीं बार। ए बार इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। ध्यान से देखिए, t2 मतलब, v2 मतलब क्या? अंतिम वेग, v1 मतलब क्या? इनिशियल वेग, प्रारंभिक वेग, t2 मतलब क्या? अंतिम समय 10:06 और शुरू कब हमने किया था? 10:05। मान लो 10:05। तो 10:05 इनिशियल है, 10:06 फाइनल है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अभी कुछ बच्चे हमारे कहने वाले हैं सर यही तो त्वरण के लिए भी तो था, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन यहां बार लगा है, इसको क्यों नहीं देख रहे हैं आप? यहां बार लगा हुआ है, ये वहां क्या था? ए एरो था इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, लेकिन यहां बार लगा हुआ है। ये है एवरेज एक्सीलरेशन, नोट करिए। इसके बाद हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस की। हो गया? तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक। लिख पा रहे? किसी का छूट तो नहीं रहा है? तात्क्षणिक त्वरण जिसे हम इंस्टेंटेनियस, अगर आपको राइटिंग खराब लगती है तो आप तुरंत कमेंट करें, थोड़ा तेज लिखता हूं, आदत खराब हो गई है, ठीक है ना? तो इसको सुधारूंगा, लिखूंगा ऐसे, बता दूं कैसे लिखेंगे तो आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे। इंस्टेंट, TANEOUS, ACCELERATION, पर ऐसा मैं करने वाला नहीं हूं, आपको समझना पड़ेगा लाल, ठीक है ना? अगर आप पहली बार विजिट करें तो इस चीज जाने की आदत खराब है सर की, कुछ नहीं आता इंग्लिश के मामले में तो कुछ नहीं आता, इसको ऐसे ही चलने दो, जैसा भी चल रहा है लिख दे रहा है वही समझ लो, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस। अच्छा, इंस्टेंट मतलब क्या? वेग परिवर्तन हो रहा था, एक बार सुनिएगा, वेग परिवर्तन हो रहा था, मैंने कहा 10:05 से 10:06 तक वेग परिवर्तन हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है। तब तक तिवारी जी बात करने लगे, राजकमल जी एक चाटा मारूंगा गोल लाल हो जाएगा, मुझको देखो सबसे ज्यादा स्मार्ट मैं ही लग रहा हूं उससे ज्यादा, ठीक है ना? पता नहीं क्या उसको देख रहा है, उससे ज्यादा स्मार्ट नहीं लग रहा हूं मैं, अच्छा ईमानदारी से सोच के बताओ, ठीक है मेरे सामने झूठ ही बोल दो, कह दो हाँ आप लग रहे हैं, बात खत्म, हमको भी तसल्ली हो जाएगी। चलो ठीक है, जब पढ़ा रहे हैं तो बात कर रहे हो, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है ना क्लास को, मेरा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एक तो पढ़ाने का मन नहीं करता और उल्टे सीधे काम, है ना? गांव में सुने हो गया ऐसे लोग कहावतें बोलते रहते हैं। चलो ठीक है, तो हमने क्या देखा, 10:05 से 10:06 के बीच में क्या हो रहा था? वेग परिवर्तित हो रहा था, मतलब 60 सेकंड में वेग कुछ परिवर्तित हो रहा था। तब तक मेरे दिमाग में आया, इस वेग परिवर्तन करते समय 10:05 के 44वें सेकंड में कितना वेग परिवर्तित हुआ? चलो, महीने में मैंने 15,000, मेरा दुकान है किसका? फॉर्च्यून का, मर्चेंट शॉप। सर प्रसन्न, दिल की बात आपने कर ली सर, आप दुकान खोलेंगे तो हम लोग टॉफी लेने जरूर आएंगे 1 रुपए का, ठीक है कोई बात नहीं, जब आएंगे तब बात की बात है। दुकान मैंने खोला और मैं एवरेजली मैंने आपको बताया कि बेटा मैं महीने में 15,000 कमा लेता हूं। तब आपने कहा नहीं सर 15 नहीं, आप 1 तारीख से 30 तारीख की तो बात कर रहे हैं सर, आप 19 तारीख को कितना इनकम हुई थी आपकी? एक इंस्टेंट की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर दिन की बात की जा रही है, इंस्टेंट की बात करो। चलो आओ बात करें। इन्होंने कहा वेग परिवर्तित हो रहा था एक इंस्टेंट पर, इन्होंने कहा एक्सीलरेशन जो होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इन्होंने कहा वो होगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। क्या कहा इन्होंने कहा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। इसका मतलब जानते हैं कि नहीं? पिछली प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था, इसका प्रीवियस लेक्चर 7 मिनट कुछ सेकंड का था, याद है आपको? उस 7 मिनट के लेक्चर में पहले पॉइंट की इसी की बात किया था, लेकिन एक्सीलरेशन को हटाइए, वहां वेलोसिटी करिए।
तो ये डेल्टा टी का मतलब होता है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है छापने में मन लगा हुआ है तिवारी जी का, राजकमल जी का छापने में मन लगा हुआ है। अच्छा समझेंगे क्या, जरूरत ही क्या है, लिखने का मौका नहीं देता हूं। अरे यार आदत से बाज नहीं आ सकता सर आप भी। तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब ये कह रहा है टाइम इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा है कि वो अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर है। जीरो नहीं है, फिर से एक बार, जीरो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर है। मतलब इतना छोटा सा, मैंने कहा 0.5 सेकंड में आपने कितना धमाल बचाया, जबकि फिजिक्स में 0.5 सेकंड बहुत बड़ा समय होता है। आपको ये चीज तब समझ में आएगा जब मैं सरल लोलक के सामने लेकर चलूंगा, मतलब जिसे आप बोलते हैं, नहीं बताऊंगा, सिंपल ऑस्किलेशन, चलो बता देता हूं। सरल लोलक के सामने लेकर चलूं और एक धागे से लोलक लटका हुआ है और मैं लोलक को ले आके यहां छोड़ने वाला हूं, तब तक मैंने कहा बेटा स्टॉप, सॉरी स्टार्ट योर स्टॉप वॉच। आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, खटाक झुम 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 झुम, तब तक उसने कहा कि एक सेकंड में 1000 पार्ट सेकंड के होते हैं। तब तक स्टॉपवॉच ने क्या दिखाया, 1 सेकंड के 1000 पार्ट। अब सोच के बताइएगा कि 1 सेकंड बराबर कह रहा है 10⁻³ पार्ट ऑफ द सेकंड। सर कितना छोटा समय होता है सर, इस सेकंड की बात हम फिजिक्स में करेंगे, वो तो बहुत बड़ा, 1 सेकंड तो बहुत बड़ा है आपके लिए। क्या सर 1 सेकंड के लिए पिक्चर भेज दो देखने के लिए, तो सर एक झलक आती है चली जाती है, सर समझ में नहीं आता, जबकि आपको तो घंटों में समझ में नहीं आता। अगर क्रिकेट के मैदान पर भेज दिया जाए आप लोगों को और सुबह 10 बजे भेजा जाए और शाम को 5 बजे किसी को भेजा जाए कि बुला लाओ बच्चों को, अरे सर आधे घंटे और खेल लेने देते तो मजा आ जाता। आपके लिए 7 घंटा भी कम है, वो तो 1 सेकंड बहुत छोटी बात हो गई है ना। लेकिन यहां बात करेंगे हम डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इतना छोटा अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जा रहा है। और जैसे किसी चीज पर लिमिट लगता है भाई साहब, तो तुरंत वो हो जाता है d/dt। तो यहाँ v था, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dv/dt, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं AINST से, AINST से, ए इंस्टेंट वो लिखा हुआ है, नोट करिए। अच्छा थोड़ा सा पहले डिफिनेशन लिखिए, बहुत छोटे समयांतराल डेल्टा टी में वेग में हुए परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं, जहां डेल्टा टी अत्यंत छोटा है, छोटा है। नोट करिए। क्या सर हो गया, कोई डाउट किसी को, समझ में सबको आ रहा है? शुक्ला जी कोई प्रॉब्लम, विकास कोई प्रॉब्लम, शुक्ला जी आप, मिश्रा जी आपको, शुक्ला जी, तिवारी जी आप, प्रजापति जी आप, गुप्ता जी आप, डॉट लड़कियों में सबको समझ में आ रहा है ना? मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, नहीं पूछेंगे तो आपका मामला फंस सकता है। अब हम चले पीछे, थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। मैंने कहा आपसे कि अगर कोई डिस्टेंस x है, कोई डिस्टेंस क्या है x, अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, हेलो, इसको मतलब लिख दें ds/dt, तो ये हो जाएगा dx/dt। जब आप किसी चीज दूरी को, ये डिस्टेंस है, क्या है दूरी, जब आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिल जाता है वेलोसिटी। मतलब मैंने बोला कि अगर कोई x का फंक्शन हो और उसके टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी मिलता है, मतलब v = dx/dt। अगर मैं इस वेलोसिटी को फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, इस वेलोसिटी को फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो वेलोसिटी है क्या, ds/dt। क्या मैं नहीं लिख सकता dx/dt को मैं डिफरेंशिएट कर दूं, dv/dt को मैं d/dx, इतनी गलती होगी तो सर आप पैसे पढ़ाएंगे क्या, ds/dt। अगर ऐसा हो जाए तो आप इसको लिख सकते हैं सर, क्या सर, d2x/dt2। समझ में आ रहा ना? ये इसको कहते हैं हम
त्वरण। क्या कहते हैं हम? त्वरण। इसको भी आप राइट साइड में कॉपी पर लिख लीजिए। अगर यस कोई दूरी x के फॉर्म में हो, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो पहला इक्वेशन वेलोसिटी मिलेगा, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा इक्वेशन आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। नोट करिए।